दोस्तों यह विचार ही था कि वनों में अपनी धर्मपत्नी को ढूंढते हुए दो भाइयों ने वनों में ही सेना बनाकर शत्रु के घर में जाकर उसका शत्रु का कुल समेत सर्वनाश कर दिया। और यह विचार ही था कि 5 पांडवों ने अधर्म का नाश करने के लिए अपने ही परिवार के महावीरों का नाश कर दिया। और यह विचार ही था कि गुलाम राष्ट्र में जन्मे एक व्यक्ति राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए बाहर दूसरे देश में जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाता है और जब भारत में प्रवेश कराता है तो भारत को स्वतंत्रता भी दिलाता है। परंतु जब जब इस विचारधारा में कमी आ जाती है और मैं ये कहूँ इस विचारधारा के ऊपर कोई विदेशी विचार हावी हो जाता है तो वही विचारधारा हमारे देश तो क्या मानवता के लिए खतरा बन जाती है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही एक भयावह विचारधारा के बारे में चर्चा करेंगे जिस विचारधारा ने भारत के सबसे नज़दीकी, सबसे करीबी, सबसे मित्र देश नेपाल जैसे देश को भी भारत का शत्रु बनाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज जिस विचारधारा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस विचारधारा का समाज में विश्व के प्रति अगर मानवता के प्रति कोई योगदान है वह यह बर्बादी, तबाही, हमले, चौतरफे हमले, भूखमरी, नरसंहार जैसी चीज़ें इसका मुख्य योगदान है। और इस विचारधारा को पूरे विश्व में कोई नक्सलवाद से जानता है, कोई साम्यवाद से जानता है, कोई लेनिनवाद से जानता है, कोई मार्क्सवाद से जानता है और संपूर्ण विश्व इसको कम्युनिस्ट विचारधारा से भी जानता है, कम्युनिज्म से भी जानता है। 19वीं शताब्दी में जब रूस में इस विचारधारा के कारण क्रांति होती है और रूस खंड खंड टूट जाता है तब इस विचारधारा के 10 लाख लोग बलि चढ़ जाते हैं। और 2017 में रूस की क्रांति के 100 साल पूरे होने के बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रोफेसर कोत्किन का लेख छपता है जिसके अनुसार 10 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के द्वारा और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों के द्वारा दमनकारी नीतियों के कारण दुनिया में नरसंहार करके मार दिए गए। और जब 1949 में माओ त्से-तुंग के सानिध्य में यह विचारधारा चीन में प्रवेश करती है तो पहले तो यह मानव अधिकार के अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाइयाँ देते हैं, परंतु जैसे ही यह सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे पहले मानव अधिकार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलकर और उसके ऊपर अपना सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लेते हैं और आज तक वो नियंत्रण में है। चीन का मीडिया भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं छाप सकता, ये उसी का उदाहरण है। और 4 जून 1989 को चीन के बीजिंग शहर के थियोनमिन चौक पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचकर इस विचारधारा का विरोध करते हैं तो देंग थियोपिन के नेतृत्व वाली सरकार ने उन छात्रों के ऊपर सेना के टैंक चढ़ाकर उनको कुचल दिया और उस नरसंहार में भी हजारों की संख्या में छात्रों का दमन हुआ। परंतु उसके बारे में भी भारत के कम्युनिस्ट चुप्पी लगाकर बैठ जाते हैं। और जब 1917 में रूस पूर्ण रूप से टूट जाता है और यह कम्युनिस्ट विचारधारा रूस में स्थापित हो जाती है तब भारत के बंगाल प्रांत में एक दैनिक सुमति नामक अखबार में एक लेख छपता है जिस लेख का शीर्षक था ए लेसन फ्रॉम रसिया। उसमें लिखा गया था कि अब भारत के बेटों को भी रशिया के भांति, रूस के जवानों के भांति उठ खड़ा होना होगा। और इसी लेख के साथ भारत में तैयार हो जाती है कम्युनिस्ट विचारधारा की पहली खेप जिसके पहले नेता बने एमएन रॉय। और जल्दी ही इस विचारधारा ने ऐसा रूप ले लिया कि मानो यह तो गरीबों के मसीहा हैं, यही देश भर में सबसे पढ़े लिखे हैं, यही देश का भला चाहते हैं और ये देश के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं। इस विचारधारा ने आरंभ में ऐसा रूप लिया और यह भारत का भविष्य बदलने वाले। और हाँ, निश्चित तौर पर इन्होंने भविष्य बदला। कैसा, यह भी हमें समझना चाहिए। यह कम्युनिस्ट लोग ही थे जिन्होंने पूंजीवाद का विरोध करके हजारों गरीब किसानों को नक्सलाइट बना दिया, आतंकवादी जैसा उनका जीवन बना दिया। यह कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने भारत में पूर्ण रूप से सत्ता में आने से पहले ही भारत और पाकिस्तान विभाजन का पूरा समर्थन किया। और यह भी कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने भारत में भिन्न भिन्न संस्कृति सभ्यताओं की विविधता होने के कारण इस भारत को 17 भागों में तोड़ने की मांग उठाई थी। और यह कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने गांधी को खलनायक और जिन्ना को नायक कहा। और ये कम्युनिस्ट ही थे 1962 के युद्ध में जब चीन भारत में प्रवेश करता है, आक्रमण करता है तो यह चीन की सेना को मुक्ति वाहिनी कहकर उसका स्वागत करने की दुहाइयां देते हैं। और ये कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने भारत और भारत की सेना का 1962 के युद्ध में पीठ में खंजर घोंपते हुए इन्होंने
औद्योगिक क्षेत्र में भारत की सेना के लिए बम गोले हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में हड़ताल करा दी। और ये कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने उस युद्ध के दौरान 40 लाख रुपए की चाइना बैंक ऑफ चाइना से प्रोत्साहन राशि पाई। और ये कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने युद्ध हार जाने के बाद भारत को कहा कि हमें पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना को दे देना चाहिए, और असम में इसके पोस्टर भी लगाए गए। और ये कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया। और ये कम्युनिस्ट ही थे जिन्होंने कहा कि कश्मीर को जाने दे देना चाहिए, कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। और यह कम्युनिस्ट विचारधारा के पीपल वार ग्रुप के आंध्र प्रदेश के नेता ने तो कहा कि इन सारी समस्याओं की जड़ हिंदू धर्म है, अर्थात हिंदू धर्म को खत्म कर दो, समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह कम्युनिस्ट ही थे। पर साथियों, क्या आप ये सोच पा रहे हैं यह विचारधारा इतनी कैसे बढ़ गई? यह गंदी विचारधारा, गंदे खून के लोगों की विचारधारा, एक देशद्रोही विचारधारा इतनी कैसे बढ़ गई? शायद नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, इस विचारधारा के लोग भारत के डीएनए में पहुंच चुके हैं। डीएनए का अर्थ आप यहां समझे कि इस विचारधारा के लोग भारत के पुलिस विभाग में, भारत के स्वास्थ्य विभाग में, भारत के न्यायपालिका में, भारत के जूरी सिस्टम में, भारत के और सबसे गंभीर विभाग शिक्षा विभाग में। और ये नामात्र शिक्षा विभाग में पहुंचे। इन्होंने भारत के शिक्षा विभाग में पहुंच भारत के इतिहास का पुनर्लेखन करने के नाम पर, भारत के इतिहास के नाम पर आप सोच नहीं सकते कल्पनाओं से ज्यादा खिलवाड़ किया है। यही वह कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे जिन्होंने कहा कि अकबर महान था। यही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे जिन्होंने इतिहास से महाराणा प्रताप को मिटा दिया। और यह भी कम्युनिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भारत की उन्नति का मूल अंग्रेज हैं। और यह भी कम्युनिस्ट थे हरिकिशन और सुरजीत जिन्होंने सबसे पहले भारत के वीरों की भूमि को तोड़ने के लिए खालिस्तान की मांग को उकसाया था। यह भी कम्युनिस्ट थे। यह कम्युनिस्ट थे जिन्होंने भगत सिंह को आतंकवादी, सुभाष चंद्र बोस को भगोड़ा तक कहा। और अपनी इस गद्दारी को चार चांद लगाने के लिए भारत की राजधानी में भारत की छाती पर दो यूनिवर्सिटियां खड़ी हैं, जिसका नाम एएमयू और जेएमयू। और इस प्रकार की न जाने कितनी यूनिवर्सिटियां भारत में हैं और उनमें नारे लगाए जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। और जब इन गद्दार कम्युनिस्टों के ऊपर भारत सरकार के द्वारा, अर्थात सेना के द्वारा, बिपिन रावत जी के द्वारा, सेना प्रमुख जो हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है, तो वह विपिन रावत जी को जनरल डायर की संज्ञा तक देते हैं। यह भी कम्युनिस्ट ही थे। और आप जैसे, मेरे जैसे हजारों युवकों को उनकी बुद्धि का विस्तार होने से पहले ही उनको अपनी गिरफ्त में जकड़ लेने का काम करते हैं इन्हीं के चेले चपाटे रोमिला थापर जैसे, नूरुल हसन जैसे, रमेश चंद्र मजूमदार जैसे, सतीश चंद्र जैसे, जो न तो इतिहासकार हैं न लेखक हैं, परंतु ये शीर्ष के लोगों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये भारत और भारत की मान्यताओं के खिलवाड़ करने में प्रमुख लोग हैं। और यह भयानक विचारधारा कब चीन से हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई, हमारे सबसे करीबी देश नेपाल में कब प्रवेश कर गई, हमें पता भी नहीं चला। सारे विश्व में नेपाल जैसा उदाहरण, नेपाल जैसे संबंध किसी देश के साथ हमारे जैसे हैं, ऐसे किसी विश्व में नहीं मिलते, क्योंकि नेपाल इकलौता ऐसा देश था जिसके साथ हमारे आने जाने पर कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं। जहां हम अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं वहां हम शादियां करके लाते हैं। और नेपाल के लोग भारत की सेना में भी जाते हैं। यह नेपाल ही था। परंतु आज वह नेपाल उस कम्युनिस्ट विचारधारा के चंगुल में आ चुका है। आज हमें उसकी रक्षा करनी है और वह बेचारा छटपटा रहा है। और मुझे दुख होता है, नेपाल के भोले भाले युवक टिकटॉक आदि छोटे छोटे प्लेटफॉर्मों पर आकर भारत को गालियां देते हैं और वह विरोध करते हैं। इसके पीछे और कोई नहीं, वह गंदा खून, वह गंदे लोग, वह गद्दार मानसिकता के लोग कम्युनिस्ट ही हैं। और 13 फरवरी 1996 को जब यह विचारधारा नेपाल में विस्तार पाती है, तब नरसंहार होता है और तकरीबन 13,000 लोगों का नरसंहार में कत्लेआम कर दिया जाता है। और उस नरसंहार को करने वाला कोई और नहीं, पुष्प कमल दहल नाम का व्यक्ति है।
और आप जानते हैं यह व्यक्ति नेपाल का प्रधानमंत्री तक बना है। सोचो नेपाल की दशा कितनी होगी कि 2.5 दशक में 25 प्रधानमंत्री बदल लिए गए, अर्थात मैं ये कहूं हर साल एक प्रधानमंत्री। इतना तोड़ दिया गया नेपाल को। और इसका सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण मिलता है आज से 20 साल पहले, जब नेपाल के अंतिम राजा नरेश वीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या और उनके पुत्र, उनके शाही परिवार के 9 लोगों को उन्हीं के बेटों के द्वारा मार दिया गया। और अंत में उस बेटे ने भी अपने आप को गोलियों से भून लिया। यह कोई और नहीं थे, यह कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रभाव में आने के कारण हुआ। सोचो इनका साम्राज्य कितना बड़ा है, कितना विस्तृत साम्राज्य है इनका, जिन्होंने नेपाल से राजशाही को खत्म कर दिया। और राजशाही को खत्म करने का कारण मैं आपसे चाहूंगा आप स्वयं अपनी बुद्धि से एक बार विचार करें। आने वाले वीडियोज में हम उसका समाधान करेंगे। और जिस पुष्पकमल दहल ने नेपाल में इतने लोगों का नरसंहार किया, वह पुष्पकमल, उसको आज नेपाल में प्रचंड दहल के नाम से जाना जाता है और उसके नरसंहार को प्रचंडवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात मैं ये कहूं लेनिनवाद, स्टालिनवाद, इसके बाद एक नया वाद जुड़ गया, वह प्रचंडवाद। और आज की स्थिति में हम नेपाल की देखें तो नेपाल आज भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हो रखा है। ऐसी विचारधारा आ गई है क्योंकि वह उसको समझा दिया गया है उस कम्युनिस्ट विचारधारा के द्वारा कि भारत ने आपके क्षेत्र को कब्जा कर लिया। अरे भारत के लिए तो नेपाल के पूरे दरवाजे खुले थे, नेपाल के लिए भारत के पूरे दरवाजे खुले थे। यह तो कभी विषय ही नहीं था। यह विषय कब बना? जब यह कम्युनिस्ट विचारधारा नेपाल में फैल जाती है। और अब यहां हमें समझना चाहिए, चीन उस कम्युनिस्ट विचारधारा से अपने आप को विस्तार पा गया, क्यूबा उस विचारधारा से नहीं बच पाया और न जाने कितने देश इस विचारधारा से खंड खंड टूट गए। परंतु मैं नेपाल को तो कहना चाहता हूं, नेपाल का बचना मुश्किल है। यह तो बहुत छोटा राष्ट्र है और यह भारत का घनिष्ठ मित्र था और आज इस मित्रता को खत्म कर दिया जा रहा है। तो हमारा सबका उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, यह विचारधारा इतनी विस्तृत रूप में कैसी फैली होगी? क्या इस नेपाल का कोई समाधान हो सकता है? अगर हो सकता है तो मुझे कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जाने से पहले एक निवेदन आप सभी से मैं करना चाहता हूं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे प्रत्यक्ष बात करना चाहते हैं, मुझसे फोन आदि पर चर्चा करना चाहते हैं, उन सभी से मैं बताना चाहता हूं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह मेरा सोशल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते।